नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं मार्केट में क्या क्या हुआ और आगे आपको कहाँ पे नज़र रखनी है। तो हमने इससे पहले मार्केट की चर्चा की, अडानी की ग्रुप के बारे में बातचीत की, फेड के बारे में बातचीत की। अब हम दो विषय बातचीत करना चाहते हैं। एक है रियल एस्टेट सेक्टर और दूसरा हमारे मेहमानों की पसंद का सेक्टर जिस पर वो नज़र बनाए होंगे। तो पहले रियल एस्टेट लेते हैं। क्यों, इसमें 2-3 रिपोर्ट्स आई अलग अलग। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि अभी भी एक बुल रन चल रहा है रियल एस्टेट में, खासतौर पे मुंबई के मार्केट में या देश के अलग अलग। साउथ का मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है, बेंगलोर, हैदराबाद वगैरह का। इसमें यह दिखाया गया कि जो खासतौर पे मुंबई का जो रजिस्ट्रेशन डेटा आया उसमें काफ़ी बड़ा नंबर आया है, काफ़ी बढ़ के नंबर आया, वो 10-10 साल के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लेकिन जब उस नंबर का ब्रेकअप आप देखेंगे तो उसमें देखिएगा जो महंगे वाले मकान है 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ ऑनवर्ड्स, उनकी वजह से वो जो वैल्यू आ रही है वो ज़्यादा आ रही है, लेकिन वॉल्यूम में उतना नहीं, क्योंकि छोटे घरों की बिक्री अब कम हो रही है। तो जो रन रेट था वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिख रहा है। तो क्या इसको एक स्लो डाउन मानना चाहिए क्योंकि बढ़ती ब्याज दरें कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर रही है, या ये अभी भी ऐसे ही चलता रहे क्योंकि अभी इन्वेस्टर नहीं आया है, अभी वो रियल बायर है जिसको घर लेना रहना है, उन्हीं की डिमांड बनी हुई है। आप मुंबई में रहते हैं सर? जी बिल्कुल। क्या कमेंट है आपका इस पर? नहीं, आपकी ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा जो आपने शेयर किया ना, जो कि जो बड़े महंगे घर हैं उनकी ज़्यादा सेल की वजह से रुपए में अगर देखें तो रजिस्ट्रेशन फीस ज़्यादा दिख रही है, पर स्क्वायर फीट में देखें, अगर हम वॉल्यूम में देखें तो कि कितने स्क्वायर फीट बिके, तो मेरे को लगता है शायद ये कम होगा, बढ़ा नहीं होगा, कम ही होगा। और इसको मैं ऑल्सो रिलेट करूंगा, जैसे हम चैनल पार्टनर से या डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हैं तो जो एंसिलरी सेगमेंट्स हैं जो रियल एस्टेट के, उनमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं है बल्कि डी ग्रोथ है। आप देखिए टाइल्स देख लीजिए, जो B2B सेगमेंट में बिकती है, मैं रिटेल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कंपनीज या डिस्ट्रीब्यूटर्स डायरेक्टली रियल एस्टेट डेवलपर्स को बेचते हैं, तो उसमें टाइल्स देख लीजिए, पेंट देख लीजिए, वुड प्लाई देख लीजिए, सैनिटरी वो देख लीजिए, बाथरूम फिटिंग्स, फॉसेट वगैरह, कोई तेजी नहीं है। कोई डिमांड जो भी है रिटेल में है, क्योंकि लोग रेनोवेट कर रहे हैं तो उसकी वजह से अपना यूज कर रहे हैं। तो अगर B2B में रियल एस्टेट डेवलपर्स की बाइंग नहीं है ज़्यादा, तो वो कोराबोरेट करता है इस डेटा को कि जो अदर देन लग्जरी जो रियल एस्टेट है मेट्रोज में, जो नीचे वाला है वहाँ पे बाइंग नहीं है। और इसका एक रीज़न ये भी है नीरज जी कि इस समय इंटरेस्ट रेट्स इतने बढ़े हुए हैं और रेंटल यील्ड्स नहीं बढ़ी हैं, तो लोगों का जो आर्बिट्राज है वो कहते हैं कि अगर यही पैसा जो मैं खरीदने के बजाय बैंक में डाल दूं, FD में डाल दूं, तो मेरे को 5% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। और इसको मैं मतलब ट्विटर पे मैं देखता हूं लोगों के, यंगस्टर जो डिस्कशन होते रहते हैं, उनका यही रहता है कि मेरे दोस्त ने घर ले लिया रेंट पे, वो तो कितना समझदार है, वो तो 2% रेंट यील्ड दे रहा है और उसको बैंक को उसने पैसे को उसने अपने को इन्वेस्ट कर दिया। तो एक जब तक ये 50 लाख से 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ वाला जो मार्केट है वो मुझे नहीं लगता कोई ग्रो कर रहा है ज्यादा। जो एक्चुअल यूजर है वो ले रहे हैं, इन्वेस्टर तो एकदम ही आउट है। वो तो मेरे को लगता है पिछले 5-6 साल से आउट है और आने भी नहीं वाले हैं, क्योंकि जब रिटर्न ही नहीं बना जिस मार्केट में तो वो क्यों आएंगे। तो रियल एस्टेट डेवलपर जो है बड़े वाले हैं, वो मुझे लग रहा है थोड़ा फिर भी अच्छा काम, उन्हीं पे डेटा ज्यादा रहता है लिस्टेड। पर जो नीचे वाले हैं, मिडिल या लोअर वाले, मुझे नहीं लगता कि उनका ज्यादा कोई सेल है। जो ये दिक्कत है, एक्चुअली मैंने आज हम नाइट फ्रैंक के गुलाम जिया साहब से बात कर रहे थे, जो उसके एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो भी यही बात कर रहे थे कि हाई एंड में तो अभी है थोड़ी बहुत डिमांड, वो रियल बायर आ रहा है, लेकिन लोअर लेवल पे नंबर, आप उसी रजिस्ट्रेशन के आंकड़े में नंबर ऑफ फ्लैट्स गिनेंगे तो कम दिखेंगे आपको, क्योंकि वैल्यू में वहाँ ज़्यादा बनता हुआ दिख रहा है। और ये बात बिल्कुल सही, 1 करोड़ रुपए का अगर आप मकान खरीदिए मुंबई में, बहुत छोटा सा मिलेगा, है ना, हो सकता है 1 रूम किचन ही मिले, उसका किराया 20-25 हज़ार रुपये। बिल्कुल। लेकिन अगर आप बैंक में तो 3 लाख रुपए मिला आपको किराया, उसमें टैक्स भी भरेंगे आप 30%। और अगर आपने 1 करोड़ रुपए बैंक में FD कर दें, नेट ऑफ टैक्स आपको 5% मिलेगा, तो 5 लाख रुपए मिला। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं वैसे वो आर्बिट्राज बढ़ रहा है, तो आर्बिट्राज बढ़ रहा है। सुदीप सर, क्या हाल है आपका, क्या इस पे कहना है? रियल एस्टेट क्या थोड़ा धीमा पड़ रहा है क्या? जी नीरज जी, आप और अभय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इसमें और 1-2 मुद्दा बताना चाहूंगा जो कि एडिशनली एक आई वुड से रेड लाइट फ्लैशिंग जैसा है। जो आज के दिन में, जैसे आप लोगों ने बताया, जो हाई वैल्यू फ्लैट्स, हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज में कामकाज हो रहा है, और इसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण तो ये था कि जो प्रॉफिट कैपिटल मार्केट में या और किसी क्षेत्र में जो प्रॉफिट हो रहा था, वो प्रॉफिट रियल एस्टेट में डिप्लॉय होता था, वहां पे टैक्स एग्जेम्पशन था। अब ध्यान दीजिए, बजट पे 10 करोड़ के ऊपर प्रॉपर्टी परचेज में वो एग्जेम्पशन हटाया गया है।
पहले क्या हुआ, आपने कहीं 100 करोड़ का प्रॉफिट किया किसी ट्रांजैक्शन में, किसी प्राइवेट इक्विटी डील में, और वो एक शानदार फ्लैट में या किसी जगह में डिप्लॉय होता था, पूरा टैक्स एग्जम्पशन मिलता था। अब वो खत्म हो जाएगा अप्रैल से। तो एक ये भी दबाव आने वाले दिनों में आएगा। तो जो हाई वैल्यू प्रॉपर्टी है उसका क्या ट्रैक्शन रहेगा, अप्रैल से देखना पड़ेगा। मार्च तक तो वो रूल है, शायद जिनको डिप्लॉय करना है सब डिप्लॉय कर रहे हैं। तो रियल सिनेरियो प्रोबेबली अप्रैल के जब आंकड़े आना चालू होगा तभी पता चलेगा। दूसरा बात मैं बताना चाहूंगा कि जब ब्याज दरें कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं तो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास जो हाउस बायर्स, उनके लिए दिक्कत पैदा हो जाता है। और आज के दिन में जैसे इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है तो फॉर देम प्रॉपर्टी बिकम्स मोर एंड मोर बियॉन्ड रीच। तो ये दोनों फैक्टर सामने है। वैलिड है सर। वेट एंड वॉच आई वुड से फॉर रियल एस्टेट।